हेलो स्टूडेंट, अभी जो इवनिंग में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास हो रही है उस क्लास में जो मैंने स्टार्ट किया है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो जब इसकी एब्सलूट और रिलेटिव लोकेशन पर डिस्कशन जब करते हैं तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिस्कशन होता है। ओशियन और कॉन्टिनेंट के संदर्भ में साउथ अमेरिका महाद्वीप या वर्ल्ड के रेफरेंस में साउथ अमेरिका महाद्वीप कहाँ पर है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे अपन स्केच पेन का इस्तेमाल करते हुए भूमध्य रेखा यहाँ से जाती है। अब भूमध्य रेखा को अगर एटलस में अपन यहाँ खींच देंगे तो इससे पता चलेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ज़्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसका कुछ देश ही उत्तरी गोलार्ध में है। ये चीज़ अपन को जब इसका कंपैरिजन अपन अफ्रीका महाद्वीप से करेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप से कंपैरिजन करेंगे तो भूमध्य रेखा अफ्रीका में यहाँ से जाती है। अब इसका रिलेशन ये हुआ कि अफ्रीका का ज़्यादातर भाग उत्तरी गोलार्ध में, कम भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ये दोनों ऐसे तीसरे महाद्वीप का भी कंपैरिजन अपन करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भूमध्य रेखा यहाँ से जाती है, तो इसका ज़्यादातर भाग ऑस्ट्रेलिया का या ओशिनिया का दक्षिणी गोलार्ध में है। तो हर महाद्वीप का ऐसे कंपेरिजन करते हुए अपन जब इसको स्टडी करते हैं, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहा जाता है कि लेटिन अमेरिका का भाग है। अभी लेटिन अमेरिका से क्या मतलब होता है कि लेटिन अमेरिका में जो ये यूरोप है, यहाँ जो रोमन्स साम्राज्य था, रोमन लैंग्वेज थी, वहाँ उन भाषाओं को लेटिन भाषा परिवार कहा जाता है। वो लेटिन लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है, जिसमें फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, पुर्तगीज आती है और इटालियन लैंग्वेज आती है। ये लोग कॉलोनियल पीरियड के दौरान यानी उपनिवेशिक काल के दौरान माइग्रेट होकर लगभग इस एरिया में आ गए थे, इस पूरे एरिया में फैल गए। ज़्यादातर देशों में स्पेनिश लोग फैले हुए हैं, स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। ब्राज़ील में ज़्यादातर पुर्तगाली लोग हैं, तो इसलिए ब्राज़ील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। और गुयाना में डच यानी नीदरलैंड के लोग आकर बसे थे, और फ्रेंच गुयाना में अभी भी फ्रांस के अधीन है, तो फ्रांसीसी भाषी लोग रहते हैं। और इस तरह से इस जितने एरिया में ये लेटिन भाषी लोग फैल गए उस एरिया को लेटिन अमेरिका कहा जाता है, जिसमें 4 क्षेत्र आते हैं: मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड्स वाला पार्ट और साउथ अमेरिका। इसलिए इस पूरे एरिया को मिलाकर कहा जाता है लेटिन अमेरिका। अब लेटिन अमेरिका में अलग अलग क्षेत्र के लोग आए तो यहाँ पर एक निश्चित प्रजाति मेस्टिजो, मुलाटो और जेम्बो लोग ही मिलते हैं। इस तरह से अगर अपन इसका देखें तो विश्व का क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में 5वां स्थान भी इसका आता है। और अगर इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, फिजियोग्राफी का डिस्कशन करें तो अभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो चल रहा है इसके फिजिकल रीजन चल रहे हैं। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पर देखें तो इसके 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें सबसे जो पुरातन जो इसका एरिया है वो है प्राचीन दृढ़ भूखंड, एशियन रिजिड मास जो एरिया है, जिसको अपन क्रेटोन या कई जगह क्रेटोजन के नाम से भी जानते हैं, यानी पुराना दृढ़ भूखंड। जैसे भारत में प्रायद्वीपीय भारत है, उसी तरह दक्षिण अमेरिका में प्राचीन दृढ़ भूखंड है, जिसको अपन कहते हैं पूर्वी उच्च भूमि, ईस्टर्न हाईलैंड्स, जिसको ब्राज़ील उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका का जो ये ब्राज़ील वाला एरिया है, जो गुयाना हाईलैंड्स है, ये इसका प्राचीन दृढ़ भूखंड है। ये कार्बोनिफेरस काल से पहले पेंजिया के साथ ही जुड़ा हुआ था, और जब मध्य जुरेसिक काल आया था, तब जब पेंजिया टूट गया था तो ये गोंडवाना लैंड के हिस्से में चला गया था। और मध्य जुरेसिक काल में जब गोंडवाना लैंड भी टूट गया था, तब ये अलग होकर एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में तैयार हुआ था। जब ये पश्चिम की तरफ या प्लेटें जब मूवमेंट कर रही थी, तो इसका पुराना जो सबसे हिस्सा है वो गुयाना हाईलैंड है और ब्राज़ील हाईलैंड है। ये दृढ़ भूखंड है, बॉक्साइट लोहा ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है, और कई सारी नदियाँ इस एरिया में बहती है। ओरोनिको नदी है, अमेजन नदी है, पराना प्राग्वे नदी, नदियों ने इसको घिस दिया है। अब ये अवघर्षित सपाट सा पठार टाइप हो गया है। इसमें कुछ ऐसी जैसे अपने अरावली है, या भारत में जो जैसे अजंता हिल्स है या सतपुड़ा हिल्स है, इस तरह से अवघर्षित पहाड़ियाँ भारत में, उसी तरह इसमें भी अवघर्षित पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो ये एक सबसे पुराना भाग है और सबसे संसाधनों में सबसे धनी एरिया है ये दक्षिण अमेरिका का। दूसरा रीजन अगर जाते हैं तो इसका एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये दूसरा बड़ा। जैसे अपने भारत में हिमालय प्रदेश है, उसी तरह यहाँ एंडीज प्रदेश है। जैसे हिमालय में 3 पैरेलल रेंज चलती है वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरह इसमें नॉर्थ टू साउथ 3 पैरेलल श्रेणियाँ चलती है, जिसमें ईस्टर्न कार्डिलेरा, सेंट्रल कार्डिलेरा और वेस्टर्न कार्डिलेरा के नाम से उनको जानते हैं। ये उत्तर से दक्षिण एक पर्वतों का समूह है, इसलिए इसको एंडीज कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिण भाग 3 भाग है। उत्तरी भाग में थोड़ा बिखरा हुआ ज़्यादा है और दक्षिण भाग में ये सकरा है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसकी,
हाईएस्ट पीक जो इसका माउंट एकांकागुआ जो चिली अर्जेंटीना बाउंड्री पर है इधर की तरफ। और एंडीज पर्वत में देखें तो उत्तरी भाग में मैग्डेलेना नदी, इसमें बोल्विया पठार हाईएस्ट पठार है जहाँ पॉपुलेटेड एरिया भी है, और टिटिका का पोपोलेक्स भी वहाँ पर पाई जाती है। तो एंडीज पर्वत जो है व्यापारिक हवाओं को, पछुआ हवाओं को रोककर बारिश भी कराता है, रेन शेडो जोन भी बनाता है दोनों साइड में। जैसे अटाकामा इधर की साइड रेन शेडो जोन और पेटागोनिया इधर की साइड रेन शेडो जोन है। तीसरा जो इसका एरिया अगर देखें तो ये पश्चिमी तट संकीर्ण जो पट्टी है, वेस्टर्न स्ट्रिप, नैरो स्ट्रिप है ये कोस्टल रीजन पर, जो एक तरह रेन शेडो जोन है जिसको अटाकामा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ये पेरू और उत्तरी चिली में इसका विस्तार है। दुनिया का सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट है ये, जहाँ पर अरिका, अंतोफोगस्ता, इक्कीके ऐसे शहर है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा तापमान नाइट्रेट अगर पैदा होता है तो अटाकामा डेजर्ट में पैदा होता है। इसके कोस्टल रीजन में जो ठंडी जलधारा जो आती है, जिसको अम्बोड धारा या अपन पेरू की धारा के नाम से जानते हैं, उसका इम्पैक्ट भी इस डेजर्ट पे पड़ता है। इसलिए इस डेजर्ट को द्विशैडो जोन के नाम से भी जानते हैं। द्विशैडो का मतलब दो छाया किसकी पड़ी है? एक तो ये ट्रेड विंड का एंडीज की वजह से रेनशेडो जोन है, यानी वर्षी छाया क्षेत्र है। और दूसरा जो अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर है, नीचे से ठंडा जल सरफेस पे आने की वजह से जो ठंडा जल आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती, उसकी छाया भी इस डेजर्ट पे पड़ती है। इसलिए ठंडी धारा का भी शेडो जोन है और ट्रेड विंड का भी ये शेडो जोन है दो, इसलिए इसको द्विशैडो जोन के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा जो एरिया है वो एंडीज पर्वत और जो पूर्वी उच्च भूमि है उसके बीच में जो रिवर ने जो गहरे भाग थे, जैसे अपना गंगा मैदान बना था हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में, उसी तरह एंडीज पर्वत और ब्राज़ील उच्च भूमि के बीच में भी जो गहरे भाग थे उनमें नदियों ने भर दिया उसको। तो ये एक तरह से प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें ओरोनिको नदी तो वेनेजुएला में है, अमेजन नदी पूरा ब्राज़ील में है, और पराना, प्रागवे और उरुग्वे नदियाँ जो है ब्राज़ील, प्रागवे, उरुग्वे, उत्तरी अर्जेंटीना में अपने मैदान को बनाती है। तो तीन नदियों के बेसिन है बीच में, ओरोनिको नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन और प्लाटा नदी बेसिन। प्लाटा नदी बेसिन में तीन रिवर सिस्टम आता है, पराना, प्रागवे और उरुग्वे। अच्छे वाटरफॉल है, जलप्रपात बहुत ज़्यादा है, विद्युत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अमेजन बेसिन में बहुत ज़्यादा बारिश और दलदल होने की वजह से एग्रीकल्चर नहीं होता वहाँ पर, और कोई ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं रहती है, बिखरी हुई जनसंख्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। और ओरोनिको नदी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश होने की वजह से वो भी एग्रीकल्चर के तौर पर सही नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ सवाना ग्रासलैंड मिलता है जिनको लानोस कहा जाता है, उन्हीं में एग्रीकल्चर होता है, मतलब कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको वेनेजुएला में कोनोको बोलते हैं। ब्राज़ील में जो पराना, प्रागवे, उरुग्वे एरिया है वहाँ पर कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, इसको रोका बोलते हैं। और साउथ ब्राज़ील में जैसे कहवा के बाग अच्छे हैं जिनको फजिंडा कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखें तो पराना, प्रागवे, उरुग्वे जो बेसिन है वो थोड़ा सा कृषि की दृष्टि से ठीक है, और वहाँ पर जनसंख्या भी सघन पाई जाती है। उधर ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री एरिया भी डेवलप काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इस तरह से देखें तो दक्षिण अमेरिका भौतिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध महाद्वीप है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के तौर पर देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या ज़्यादातर कोस्टल एरिया में ही मिलती है। अंदरूनी भागों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, जिसके पीछे कारण ये कह सकते हैं कि वहाँ ट्रांसपोर्ट अच्छा डेवलप नहीं है, वहाँ पर कृषि का विकास पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ है, और क्योंकि उसकी जो जलवायु दशा है, चरम परिस्थितियाँ मिलती है। जैसे अमेजन बेसिन में खूब सारी बारिश और गर्मी रहती है, ओरोनिको नदी बेसिन में भी खूब वर्षा और गर्मी रहती है, सवाना ग्रासलैंड मिलते हैं, घने जंगल मिलते हैं, पूरा एंडीज पर्वत फैला हुआ और पूरा पश्चिम में, तो इस एरिया में जनसंख्या नहीं रहती। बस एंडीज के ऊंचे भागों में जहाँ थोड़ी तो टेम्परेट क्लाइमेट होती है, वहाँ पर इक्वेडोर में, बोलिविया में, पेरू में, इन एरिया में कुछ पॉपुलेशन मिलती है, लेकिन कोस्टल रीजन में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। और इधर जो अटाकामा डेजर्ट है यहाँ भी जनसंख्या नहीं रहती है। दक्षिणी चिली और दक्षिणी अर्जेंटीना, पेटागोनिया में बहुत ज़्यादा सर्दी और बर्फ़ की आंधियाँ चलती है, वहाँ सर्दियों में जम जाता है पूरा एरिया, इसलिए वहाँ भी एग्रीकल्चर नहीं होता है। और ब्राज़ील और अमेजन बेसिन और जो गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम है, वहाँ पर भी खूब सारी बारिश और दलदल है, इसलिए एग्रीकल्चर वहाँ भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर एरिया में देखोगे तो जनसंख्या नहीं है। कुछ एरिया जैसे उत्तरी वेनेजुएला में जो मार्केबो झील है, जहाँ पेट्रोल अच्छा पैदा होता है, वहाँ पॉपुलेशन है। कोलंबिया देश में जो ऊंचा कोलंबिया पठार है, जहाँ मैग्डेलेना नदी है, वहाँ पर कॉफ़ी
और पेट्रोल का प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री थोड़ा डेवलप हुआ है इसलिए वहाँ पॉपुलेशन है। और अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में जो पंपास ग्रास लैंड है वहाँ पर गेहूं की खेती अच्छी होती है, पशुपालन अच्छा होता है, थोड़ा मैदानी एरिया है, जलवायु भी वहाँ ठीक है, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। और साउथ ब्राज़ील में जो पराना और रियो ग्रांडे डी सुल जो स्टेट है वहाँ पर भी उपजाऊ मैदान मिलने की वजह से और पंपास घास का फैलाव होने की वजह से गेहूँ अच्छा होता है। उसके उत्तरी भाग में कॉफ़ी और कपास अच्छा प्रोडक्शन होता है, इसलिए वहाँ जनसंख्या मिलती है। तो अगर सारे इसको देखें तो यहाँ पर कुछ एरिया में ट्राइबल पॉपुलेशन भी है और अलग अलग स्टेट का अपना अपना महत्व है। अगर दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश देखें तो ब्राज़ील है। तो इस तरह से अगर एक एक महाद्वीप को अगर डिटेल में पढ़ें, ये तो मैंने आपको पूरा एक साथ समझाया कि क्या क्या चीज़ें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने टर्मिनोलॉजी है, लानोज क्या है, ग्रान चाको क्या है, मोन्टाना क्या है, केम्पोज क्या है, चापाडोस क्या है, रोका क्या है, कोनोको क्या होता है और गुआना को क्या होता है, अल्पाका क्या होता है, लामा क्या होते हैं और यहाँ पर गाउचो क्या होता है, लानारोज क्या होते हैं, होसिएंडा क्या होती है और फिनका क्या है, फजेंडा क्या है, सेंटोस क्या है, सेंटियागो क्या है। ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जब अपन इसको पढ़ते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये सारे डीपली स्टडी तभी होता है जब अपन एक महाद्वीप को गहराई से पढ़ें। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में अभी पढ़ ही रहे, 12th पास हो गए, अभी उनके पास समय है कि 2-2.5 घंटे अपन शाम को क्लास ले सकते हैं। तो आप एजिमेल संस्थान में आकर इस मानचित्र की क्लास जब आप लोगे तो आने वाले समय में जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो हो सकता है आप RS की एग्ज़ाम दो, हो सकता है आप IAS की तैयारी करने लग जाओ, तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले से ही आपको तैयार मिलेगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन करने के बाद BEd कर लिया है तो आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की जितने भी एग्ज़ाम होती है वो भी दोगे तो वर्ल्ड के क्वेश्चन उनमें भी ऐसे बहुत आते हैं। अगर आप MA करने के बाद PG करने के बाद BEd कर लेते हो तो स्कूल व्याख्याता की दोगे तो वर्ड आपका बहुत पहले से ही अच्छा तैयार है। और अगर आप नेट कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी भूगोल को समझने में बहुत आसानी रहती है। अब बेसिक क्वेश्चन होते हैं कई बार कि दक्षिण अमेरिका के 4 शहर दे दिए, पूछा कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो शोभ सीमा होती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई शोभ सीमा की कहाँ है, उसमें कराकस दे दिया, बोगोटा दे दिया, सेंटियागो दे दिया और वालपरेजो दे दिया। तो इनमें से कौन से शहर के ऊपर जो शोभ सीमा की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बन के आ गया एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। अब ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, अक्षांश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और फिर ऑप्शन दिए कि निम्नलिखित में से किस जगह गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। उसमें जैसे ब्रासीलिया दिया, कराकस दे दिया, ब्यूनस आयर्स दे दिया और पुंटा एरिनास दे दिया। ये 4 शहर दे दिए, इनमें से बताना है कि किसमें ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। कोरियोलिस फोर्स कहाँ सबसे ज़्यादा लगता है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चनों को जोड़ दिया जाता है, तब अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अपन को पता है कोरियोलिस फोर्स सबसे ज़्यादा होता है पोलर रीजन में, अपन को पता है ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है पोलर रीजन में, लेकिन उस शहर की लोकेशन जब पता होगी कि जो ध्रुवों की तरफ शहर होगा उसी में तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा, उसी में कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस करो, NCERT पढ़ो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक्सपर्ट के द्वारा आपको ये पढ़ना है डिटेल में, तो जो अजीमुथ ज्योग्राफी संस्थान है जयपुर में, मैं डॉक्टर श्रीराम कांगस, आप यहाँ आकर एक एक महाद्वीप को डिटेल में आप पढ़ सकते हो समय रहते हैं।